दोस्तों आज हम ओडिशा के गोल्डन ट्रायंगल कहे जाने वाले प्लेसेस भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के 30 महत्वपूर्ण जगह के बारे में जानेंगे ताकि आप लोग भी इसको 2 नाइट्स और 3 दिनों में आसानी से एक्सप्लोर कर सकें। और वो कौन कौन से प्लेसेस हैं चलिए जानते हैं और इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर से। पहले स्थान पे है नंदनकानन जू। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भारत के सबसे प्रसिद्ध और बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। यह उड़ीसा के भुवनेश्वर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बारंग नाम की जगह पे है और जंगल के प्राकृतिक वातावरण के अंदर बनाया गया है, जहां जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास जैसा माहौल मिलता है। यहाँ पे लगभग 150 से अधिक प्रजातियाँ और 3500 से अधिक जानवर पाए जाते हैं। यहाँ व्हाइट टाइगर सफारी, शेर सफारी, पक्षी उद्यान और बोटिंग का अनुभव मिलता है। यह स्थान परिवार और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए बहुत खास है। ध्यान देने वाली बात है कि यह मंडे क्लोज रहता है और बाकी दिन 8 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। दूसरा है ओडिशा स्टेट ट्राइबल आर्ट म्यूजियम। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि उड़ीसा के ट्राइबल लोगों की ज़िंदगी, कल्चर और कहानियों का जीता जागता एक्सपीरियंस है। यहाँ सिर्फ चीज़ें डिस्प्ले नहीं की गई बल्कि पूरी ट्राइबल लाइफस्टाइल को समझाने की कोशिश की गई है, जहाँ आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़ी रहन सहन, पहनावा, आभूषण और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है ताकि आप ओडिशा का रिच कल्चर को जान सके, जो कि अपने आप में एक महान कहानी को दर्शाता है। यह भुवनेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर दूर नयापल्ली नामक जगह पर स्थित है और इसको घूमने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। तीसरे स्थान पर है खंडगिरी केव्स। खंडगिरी की गुफाएं जैन धर्म से जुड़ी हुई प्राचीन गुफाएं हैं। पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफाएं तपस्या और साधना का केंद्र रही हैं। ऊपर से भुवनेश्वर शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अगर आपको हिस्ट्री, नेचर और थोड़ा सा एडवेंचर पसंद है तो ये जगह आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके टॉप में एक जैन मंदिर भी स्थित है जिसको आप घूम सकते हैं। यहाँ आपको 25 रुपये का फीस पर पर्सन देना होता है, जिसमें आप बगल में ही स्थित उदयगिरी केव्स को भी घूम सकते हैं। यहाँ विंटर में आना एक अच्छा ऑप्शन रहता है। स्टेट ट्राइबल आर्ट म्यूजियम से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चौथे स्थान पर है उदयगिरी केव्स, जो कि खंडगिरी केव्स के बगल में ही स्थित है। यह भी एक जैन गुफा के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान हिस्ट्री, आर्ट और नेचर का परफेक्ट मिक्सचर है। यहाँ कुल मिलाकर 18 केव्स हैं, जिसमें रानी गुफा, हाथी गुफा देखने लायक हैं। ये गुफाएं राजा करवेला के समय 2nd सेंचुरी में बनाई गई थीं। अगर आप ओडिशा के इतिहास को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको ज़रूर विजिट करें। विंटर में यहाँ आना एक अच्छा डिसीजन है। अब चलते हैं अपने 5वें स्थान पर, जो कि है धौली शांति स्तूपा। धौली वही ऐतिहासिक स्थान है जहाँ कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। यहाँ स्थित शांति स्तूपा अहिंसा और शांति का प्रतीक है। कलिंग युद्ध के बाद धौली को अशोका के जीवन का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और दुनिया को शांति का संदेश दिया। यहाँ पर आपको महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन के सभी आयामों को पेंटिंग के जरिए दर्शाया गया है। यहाँ कोई भी एंट्री फीस नहीं है। इसको घूमने में आपको लगभग 30 मिनट काफ़ी हैं। यह स्थान उदयगिरी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है। अब चलते हैं अपने 6ठे स्थान की ओर, जो है लिंगराज टेम्पल। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे प्रमुख और पवित्र शिव मंदिर है। यह मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली का साधारण उदाहरण है। यहाँ भगवान शिव को हरिहर स्वरूप में पूजा जाता है। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी कहा जाता है और लिंगराज मंदिर इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक हिंदू मंदिर है, जहाँ दूसरे धर्म के लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंदर जाने से पहले आपको अपने मोबाइल, कैमरा सब कुछ बाहर जमा करना पड़ता है। मंदिर के अंदर आपको काफ़ी सारे छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन होते हैं।
जिसको आपको दर्शन करने में 1 से 2 घंटे आसानी से लग जाएंगे। अंदर आपको भोग प्रसाद भी खाने को मिलता है। यह सिटी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। 7वें स्थान पर है मुक्तेश्वर टेम्पल, जो कि लिंगराज मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर शिव जी को समर्पित है, जहां दर्शन करने से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्तेश्वर मंदिर अपनी सुंदर नक्काशी और भव्य तोरण द्वार के लिए प्रसिद्ध है। इसे उड़ीसा की स्थापत्य कला का रत्न कहा जाता है। छोटे होने के बावजूद यह मंदिर अत्यंत प्रभावशाली है। मुक्तेश्वर टेम्पल को अक्सर जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर कहा जाता है। यहाँ घूमने में आपको लगभग 1 घंटे का समय पर्याप्त है। अब आते हैं अपने 8वें स्थान पर, जो कि है सिद्धेश्वर टेम्पल। सिद्धेश्वर मंदिर एक शांत और कम भीड़ वाला शिव मंदिर है। ध्यान और पूजा के लिए यह स्थान उपयुक्त माना जाता है। मंदिर की शिखर और मंडप पर सुंदर नक्काशी है। यह छोटे आकार का मंदिर होने के बावजूद वास्तुकला प्रेमियों के लिए आकर्षक है। मंदिर के अंदर आपको फोटो या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ शिव जी के दर्शन के अलावा हनुमान जी, गणेश जी आदि देवों के भी दर्शन होते हैं। यह मंदिर भी ओडिशा की पुरानी कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है। 9वें स्थान पर है राजा रानी टेम्पल, जो कि लिंगराज मंदिर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर आपको एंट्री फीस 25 रुपये देना होता है। राजा रानी मंदिर लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर में मुख्य मूर्ति नहीं है, इसी कारण यहाँ कोई भी तरह की पूजा नहीं होती। अंदर जाने से आपको मंदिर पूरी तरह से खाली दिखता है, लेकिन इसकी शिल्पकला इसे विशेष बनाती है। मंदिर के अंदर जाकर आप फोटो और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। मंदिर का निर्माण राजा रानी सैंडस्टोन से हुआ है, इसीलिए इसे राजा रानी टेम्पल कहा जाता है। अब चलते हैं भुवनेश्वर से पुरी की ओर, जो कि लगभग 60 किलोमीटर दूर है और बीच में पड़ता है साक्षी गोपाल मंदिर, जो कि भुवनेश्वर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है और पुरी से 20 किलोमीटर। यह मंदिर भगवान कृष्ण की साक्षी देने वाली कथा से जुड़ा हुआ है। यहाँ की आस्था और मान्यता बहुत गहरी है। श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ हरि को गोपीनाथ जी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर फोटो और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सब कुछ आपको बाहर ही रखना पड़ता है। मंदिर सुबह 6 से 12 बजे और शाम के 4 से 9 बजे तक खुला रहता है। अब चलते हैं जगन्नाथ धाम पुरी, जहां सबसे पहले आपको दर्शन करने होते हैं जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ के। श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के चारों धामों में से एक है। यहाँ की रथ यात्रा, महाप्रसाद और परंपराएं इसे विश्व प्रसिद्ध बनाती हैं। यहाँ भारत के कोने कोने से लोग प्रभु के दर्शन करने पूरे वर्ष आते हैं। मंदिर में फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है, सब आपको बाहर ही फ्री और पेड काउंटर्स पर रखना पड़ता है। बोला जाता है प्रभु के दर्शन मात्र से ही आपको जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ मंदिर में मिलने वाला महाभोग प्रसाद आप ज़रूर ट्राई कीजिए, उसका अलग ही स्वाद है। मंदिर में शाम के समय ध्वज चेंज करने की एक अनोखी परंपरा है, जो डेली 4 से 6 बजे की जाती है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इसको भी ज़रूर देखें। प्रभु की कृपा का एहसास तुरंत आपको हो जाएगा। अब आते हैं 12वें स्थान, जो कि है नरेंद्र पौंड या पोखरी। यह पौंड पुरी के एक प्रसिद्ध सरोवर है, जो कि जगन्नाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका सबसे बड़ा महत्व चंदन यात्रा के समय होता है, जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा नौका विहार करते हैं। पोखरी के बीच में चंदना मंडप है, जो इसकी सुंदरता बढ़ाता है। यह जगह शांत, धार्मिक और फोटोग्राफी के लिए अच्छी मानी जाती है। दिन के समय आप मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ आ सकते हैं। अब चलते हैं अपने 13वें स्थान, जहाँ भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, श्री लोकनाथ टेम्पल, जो कि पुरी का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जिसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। यह जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ की विशेषता यह है कि शिवलिंग साल भर जल में डूबा रहता है
और शिवरात्रि में जल हटाकर बाबा के दर्शन होते हैं। यहाँ अंदर फोन कैमरास अलाउड नहीं है। मंदिर में आपको 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। मान्यता है कि भगवान राम ने समुद्र पार करने से पहले यहाँ आकर शिवलिंग की स्थापना की थी, तो यहाँ आप भी आकर जरूर दर्शन करें। अपने नेक्स्ट प्लेस में है हनुमान बेड़ी मंदिर, जहाँ महावीर को मान्यता के अनुसार बेड़ियों में बांधा गया है ताकि जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा की जा सके। अक्सर समुद्र देवता जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए मंदिर तक आ जाते थे और उसे रोकने के लिए हनुमान जी को वहां मान्यता के अनुसार बांधा गया है। नेक्स्ट है सोनार गौरांग मंदिर, जो कि हनुमान बेड़ी मंदिर के पास में ही स्थित है और मेन मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पित है। यहाँ गौरांग महाप्रभु को स्वर्ण जैसा बताया गया है, इसीलिए नाम पड़ा सोनार गौरांग। ये भी कृष्ण के एक अवतार माने गए हैं, जिन्होंने लगभग 18 वर्ष पुरी में रहकर प्रभु की साधना की। यह मंदिर काफी शांत वातावरण में स्थित है। आप भी यहाँ जरूर आइए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि जगन्नाथ मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर पुरी का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है और इसे जगन्नाथ धाम की रक्षक परंपरा से जोड़ा जाता है। यह मंदिर लोकनाथ, मार्कंडेश्वर और जमेश्वर जैसे शिवालयों की श्रृंखला के अहम हिस्से माने जाते हैं। मंदिर के अंदर आपको 100 से अधिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जहां भोलेनाथ को अलग अलग नाम को दर्शाया गया है। यहाँ आपको कई देवी देवताओं के साथ साथ हरि के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर फोन कैमरा सब अलाउड हैं। यहाँ आने से आपको यहाँ की दीवारों पर की गई पेंटिंग्स आपके मन को छू जाएंगी, तो यहाँ विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्थान है ओमकारेश्वर मंदिर के पास ही स्थित शंकरेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मंदिर है, जो पुरी के सोनई रोड क्षेत्र में स्थित है। मंदिर का आकार भले ही बड़ा ना हो, लेकिन यह स्थानीय लोगों की गहरी श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ विशेष रूप से सोमवार और महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसरों पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। यदि आप जगन्नाथ मंदिर से यहाँ आना चाहते हैं तो दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जिसे ऑटो रिक्शा या निजी वाहन से करीब 10 से 15 मिनट में तय किया जा सकता है। यहाँ मोबाइल और कैमरा उपयोग करने की अनुमति है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ आपको काफ़ी सारे बंदर दिखाई देंगे, इसीलिए अपने खाने पीने का सामान और निजी वस्तुएं सावधानी से रखें। यदि आप पुरी आएँ तो महादेव के दर्शन के लिए इस मंदिर में अवश्य आएं। अब बढ़ते हैं उसी रास्ते में अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है श्री गौर विहार आश्रम, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग माता मठ या गुप्त वृंदावन के नाम से भी जानते हैं। इस आश्रम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद, राधा कृष्ण तथा अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ नियमित रूप से पूजा आरती, भजन कीर्तन और सत्संग होते हैं, जो भक्तों को भक्ति और ध्यान का दिव्य अनुभव प्रदान करते हैं। आश्रम का वातावरण शांत और प्राकृतिक है, इसीलिए कई लोग इसे ध्यान और आत्मचिंतन के लिए भी चुनते हैं। आश्रम परिसर में सुंदर बगीचा और मूर्तियों का क्षेत्र है, जहां हिंदू पुराणों की कथाएं, देवी देवताओं और वैष्णव परंपरा से जुड़ी झलकियां दिखने को मिलती है। यहाँ प्रवेश के लिए नाममात्र शुल्क लगभग 10 से 20 रुपया लिया जाता है, जिससे स्थान का रखरखाव किया जाता है। यदि आप यहाँ दोपहर के समय लंच के दौरान आते हैं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन अथवा प्रसाद के लिए 80 रुपये का टोकन कटवाकर इसका आनंद ले सकते हैं, जो स्वाद में भी काफ़ी अच्छा होता है। यह आश्रम प्रायः सुबह और शाम के समय खुला रहता है। अब बारी है अपने अगले डेस्टिनेशन की, ब्लू फ्लैग बीच, जिसे गोल्डन बीच भी कहा जाता है।
यह वह स्थान है जहां आप कई मंदिरों के दर्शन करने के बाद आराम और खुद को रिफ्रेश करने के लिए भी आ सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर से इसकी दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है। यह पुरी के सबसे साफ सुथरे समुद्र तटों में से एक है। यहाँ प्रवेश करने के लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपये शुल्क देना होता है, जो 3 घंटे के लिए मान्य रहता है। अंदर आने पर आपको आराम करने के लिए स्थान, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और सुविधा के लिए कुछ फूड स्टॉल भी मिल जाते हैं। यहाँ सभी प्रकार की पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस बीच पर आकर आपको एक शांत और सुकून भरे माहौल का अनुभव होता है। इसीलिए यदि आप पुरी धाम आ रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें और अपने यात्रा कार्यक्रम में अवश्य शामिल करें। अब आगे बढ़ते हैं अगले सी बीच की ओर, जो ओडिशा का सबसे धार्मिक और प्रसिद्ध ओपन बीच माना जाता है, स्वर्गद्वार बीच। स्वर्गद्वार बीच ओडिशा के पुरी शहर का एक पवित्र और प्रसिद्ध समुद्र तट है। स्वर्गद्वार का अर्थ होता है स्वर्ग का द्वार, यानी ऐसी जगह जहां से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण यह बीच केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल भी माना जाता है। यह बीच जगन्नाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसीलिए मंदिर दर्शन के बाद यहाँ आना बहुत ही सामान्य है। सुबह के समय यहाँ का वातावरण शांत रहता है, जबकि शाम के समय समुद्र की लहरों के साथ सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। यहाँ अक्सर लोग स्नान, ध्यान, फोटोग्राफी और शांति के पल बिताते हुए नजर आते हैं। यहाँ का समुद्र थोड़ा तेज रहता है, इसीलिए सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। बीच के आसपास स्थानीय स्टॉल, सी फूड और हस्तशिल्प की दुकानें भी दिखाई देती हैं। अपने 21वें स्थान पर आते हैं श्री कांची कामाकोठी अथर्ववेद पाठशाला, जो स्वर्गद्वार बीच के नज़दीक स्थित है। यह एक पवित्र और पारंपरिक वैदिक शिक्षा संस्थान है, जो भारतीय संस्कृति और अथर्ववेद की प्राचीन परंपराओं को जीवित रखने का कार्य करता है। इस पाठशाला का संबंध श्री कांची कामाकोठी पीठम की गुरु शिष्य परंपरा से माना जाता है, जो भारतीय आध्यात्मिक और शिक्षा जगत में अत्यंत सम्मानित है। यहाँ विद्यार्थियों को अथर्ववेद का शुद्ध उच्चारण, पाठक्रम, धन पाठ तथा वैदिक अनुशासन के साथ शिक्षा दी जाती है। पाठशाला का उद्देश्य केवल वेद पाठन ही नहीं बल्कि संस्कृत भाषा, आचार विचार, ब्रह्मचर्य और संस्कारों का विकास भी है। इस प्रकार की पाठशालाएं भारतीय वैदिक परंपरा की रक्षा और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ का वातावरण शांत, पवित्र और अध्ययन के लिए अनुकूल होता है, जहाँ गुरु और शिष्य का संबंध ज्ञान और श्रद्धा पर आधारित होता है। अगला स्थान है पुरी का वह मंदिर जो वर्ष भर दर्शन के लिए बंद रहता है और केवल भगवान जगन्नाथ की यात्रा के समय ही खोला जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है गुंडीचा मंदिर, जिसे भगवान जगन्नाथ का मौसी का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर पुरी शहर में स्थित है और रथ यात्रा के दौरान इसका विशेष धार्मिक महत्व होता है। हर वर्ष रथ यात्रा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक आते हैं और यहाँ कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर का वातावरण शांत, स्वच्छ और आध्यात्मिक होता है। मंदिर के चारों ओर हरियाली और खुला परिसर है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान भगवान जगन्नाथ की जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। इसी कारण भक्तों की यहाँ विशेष श्रद्धा रहती है। यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ ऑटो, रिक्शा या निजी वाहन से आसानी से पहुँचा जा सकता है। रथ यात्रा के समय यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जबकि सामान्य दिनों में यहाँ शांति और सुकून का अनुभव होता है। पुरी के स्थानों को एक्सप्लोर करने के बाद अब चलते हैं कोणार्क की तरफ, जहां आपको मिलेगा हमारा अगला डेस्टिनेशन बलेश्वर बाबा मंदिर। पुरी से यह मंदिर करीबन 14 से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप पुरी कोणार्क मरीन ड्राइव रोड से आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। यह मंदिर समुद्र के पास बंगाल की खाड़ी के किनारे एक खूबसूरत जगह पर स्थित है। यह मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका जाने से पहले
यही खाए हुए बेल से शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की पूजा की थी और बाद में उसी शिवलिंग पर गौ माता ने अपने पैर रख दिया, जिससे वह जमीन थोड़ा धंस गया। गौ माता के पैर का निशान आज भी वहां देखा जा सकता है। यहाँ लोग बेलपत्र और जल चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं। यह मंदिर समुद्र तट से बेहद पास है, जिसके कारण यह पूजा के साथ साथ एक सुंदर पर्यटन स्थल भी बन गया है। तो आप भी यहाँ आते हैं तो महादेव के दर्शन जरूर करें। अब नेक्स्ट आता है गरुदेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बलेश्वर मंदिर के बाद पुरी कोणार्क हाईवे पर रोड से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। गरुदेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और पवित्र स्थल है। यह मंदिर शांत प्राकृतिक वातावरण में स्थित है, जहां भक्त दूर दूर से भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि इस स्थान का संबंध गरुड़ जी से जुड़ा हुआ है, इसी कारण इस मंदिर का नाम गरुदेश्वर महादेव पड़ा। यहाँ स्थित शिवलिंग पर भक्त जल बेलपत्र और दूध अर्पित कर पूजा करते हैं। सावन महीने और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष भीड़ देखने को मिलती है। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में शांति मिलती है। अगला डेस्टिनेशन है पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो पुरी कोणार्क मरीन ड्राइव रोड पर ही सड़क के किनारे स्थित हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। पंचमुखी हनुमान मंदिर भगवान हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप को समर्पित एक पवित्र मंदिर है। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख होते हैं: हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हैग्रीव, जो शक्ति, साहस, सुरक्षा और विजय के प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है और भक्तों को बल, बुद्धि और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। रामायण के अनुसार रावण का भाई अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताललोक ले गया था। अहिरावण को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे मारने के लिए एक साथ 5 दिशाओं में स्थित 5 दीपकों को बुझाना आवश्यक था। यह कार्य किसी सामान्य रूप से संभव नहीं था। तब हनुमान जी ने उसी समय पंचमुखी रूप धारण किया और अपने 5 मुखों की सहायता से एक साथ 5 दीपकों को बुझाया और फिर अहिरावण का वध किया। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण को पाताललोक से मुक्त कराया। तो अगर आप भी महावीर हनुमान जी के भक्त हैं तो इस पवित्र स्थान के दर्शन अवश्य करें। अब चलते हैं कोणार्क की ओर, जहां मां रामचंडी देवी के मंदिर के दर्शन होते हैं। रामचंडी मंदिर मां रामचंडी देवी को समर्पित एक प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर पुरी कोणार्क मरीन ड्राइव रोड पर कुशभद्रा नदी और समुद्र तट के पास स्थित, जहां प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मां रामचंडी देवी को मां दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है और यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण से पहले मां रामचंडी देवी को यहाँ की अर्धशासित देवी के रूप में पूजा जाता था। आज भी भक्त यहाँ नारियल, फूल और प्रसाद अर्पित कर मां से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह मंदिर धार्मिक महत्व के कारण साथ साथ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है, जहां नदी, समुद्र और हरियाली एक साथ देखने को मिलती है। अगर आप पुरी से कोणार्क की यात्रा पर हैं तो रामचंडी मंदिर के दर्शन आपकी यात्रा में जरूर शामिल करें। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो आपको कुछ हद तक गोवा आने जैसी फीलिंग कराएगा। इको रिट्रीट कोणार्क पुरी कोणार्क मरीन ड्राइव रोड के पास स्थित एक खास और अनोखा पर्यटन स्थल है। यहाँ पर लोग लोकल क्यूजिन्स, बार और रेस्टोरेंट का पार्टी जैसा फील भी ले सकते हैं। यह जगह लग्जरी टेंट स्टे और प्राकृतिक माहौल के लिए जानी जाती है। इको रिट्रीट में आपको समुद्र के पास रहकर प्रकृति के साथ सुकून और आराम का अनुभव मिलता है। यहाँ सुंदर टेंट, साफ सुथरा वातावरण और शांति भरा माहौल इस जगह को और भी खास बना देता है। जो लोग शहर की भीड़ से दूर कुछ अलग और यादगार अनुभव चाहते हैं,
उनके लिए इको रिट्रीट कोणार्क एक बेहतरीन जगह है। तो अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करें और समय मिलने पर इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट आता है बागा बीच कोणार्क, जो पुरी कोणार्क मरीन ड्राइव रोड्स के पास स्थित एक खूबसूरत समुद्र तट है। यह कोणार्क मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। यह जगह अपने शांत वातावरण, सफेद रेत और समुद्र की लहरों के लिए प्रसिद्ध है। बागा बीच पर आप समुद्र किनारे टहलना, सूर्यास्त का आनंद लेना और फोटोग्राफी का मजा लेना कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण आपके मन को शांति से भर देता है। परिवार, दोस्तों या अकेले आने वाले सभी पर्यटकों के लिए यह जगह आराम, सुकून और प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन अनुभव देती है। अगर आप पुरी और कोणार्क घूमने आए हैं तो बागा बीच को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। अब हम पहुंचते हैं कोणार्क सन टेम्पल, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। यह विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। मंदिर का निर्माण सूर्य भगवान के सम्मान में किया गया है था और भव्य रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए और सैकड़ों अद्भुत नक्काशीदार मूर्तियां हैं। यह मंदिर ओडिशा के वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ का वातावरण, इतिहास और कला का संगम हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देता है। कोणार्क सन टेम्पल धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यटन और फोटोग्राफी के लिए भी प्रसिद्ध है। सूर्यास्त के समय मंदिर का दृश्य विशेष रूप से अद्भुत और यादगार होता है। अगर आप पुरी और कोणार्क घूमने आए हैं तो कोणार्क सन टेम्पल को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। अब अंत में हम पहुंचते हैं अपनी अंतिम डेस्टिनेशन नवग्रह मंदिर, जो भगवान सूर्य और नवग्रहों को समर्पित एक पवित्र मंदिर है। यह मंदिर पुरी कोणार्क मरीन ड्राइव रोड के पास स्थित है और भक्तों के बीच विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है। जैसे ही आप कोणार्क सन टेम्पल के एग्जिट पर आते हैं, आपको इस मंदिर का दर्शन हो जाता है। मंदिर में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु की मूर्तियां स्थापित है। यहाँ भक्तों का मानना है कि नवग्रह की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य, धन और खुशहाली आती है। विशेष अवसरों पर यहाँ विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया जाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि पर्यटकों के लिए इतिहास और संस्कृति को समझने का भी अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थी 30 प्लेसेस जो आप ओडिशा के गोल्डन ट्रायंगल सर्किट यानी भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क में घूम सकते हैं। कोशिश रही कि आपको वीडियो के जरिए सभी जगहों की जानकारी अच्छे से दी जाए। अब बात करते हैं इस सब जगहों को 3 दिन में डे वाइज कैसे घूम सकते हैं। डे 1 भुवनेश्वर से शुरू करते हुए अपने नवे स्टॉप यानी राजा रानी मंदिर का विजिट, इसे एक दिन में कैब, टैक्सी या OTDC टूरिज्म के जरिए पूरा किया जा सकता है। शाम को आप भुवनेश्वर से पुरी के लिए कई ट्रेन और बस विकल्प ले सकते हैं और आप स्टे पुरी में कर सकते हैं। डे 2 में पुरी में वीडियो में दिखाए गए 22वें स्टॉप तक के सभी स्थानों को लोकल कैब, ई-रिक्शा या स्कूटी से एक दिन में एक्सप्लोर किया जा सकता है। डे 3 में कोणार्क की तरफ आने वाली सभी जगह जो कि 23 से 30 तक मार्क की गई हैं, आप आसानी से एक दिन में कवर कर सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए एपिसोड 2 में हम आपको इसकी पूरी डिटेल वीडियो देंगे। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके लिए आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।